हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रैपिड फायर के माध्यम से। आज हम आधुनिक इतिहास की आज एक अगली क्लास में आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे हम आज की क्लास को। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास। जी हाँ, यहाँ से शुरुआत करेंगे कि आधुनिक भारत में शिक्षा और प्रेस के विकास की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो हमारे सर विलियम जोन्स। जी हाँ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी हाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। जी हाँ, ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया गया। अरस्काइन पेरी। जी हाँ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया गया था अरस्काइन पेरी के लिए। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत की शैक्षणिक नीति के फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। जी हाँ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के प्रबल रूप में वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। जी हाँ, भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। हंटर कमीशन रिपोर्ट में विकास का विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के लिए। जी हाँ, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो हंटर कमीशन में की रिपोर्ट में किस पर विकास पर जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा के लिए दिया गया था। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे। सैडलर आयोग किससे संबंधित था? तो सैडलर आयोग जो हमारी शिक्षा से संबंधित था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि काशी विद्यापीठ का संस्थापक कौन थे। जी हाँ, काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त। जी हाँ, बाबू शिव प्रसाद गुप्त जो हमारे काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि भारत में अंग्रेजों के प्रथम मदरसा कब स्थापित किया गया, कहाँ स्थापित हुआ था? जी हाँ, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो ये हमारे कलकत्ता में स्थापित किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों को प्रतिमान के रूप में लिया गया था लंदन में। जी हाँ, 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? तो लंदन। इसे आप लोग याद रखेंगे। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किससे संबंधित है? जी हाँ, तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जो हमारे बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उत्तरन मार्टन जो है 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। आप लोग जरूर याद रखेंगे। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी तो हिंदी के सवाल में ये पूछ लिया जाता है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उत्तरन मार्टन 30 मई 1826 को कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कोलकाता से हुआ था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि सर्वप्रथम सेंसरशिप कब लागू की गई थी, किसने लागू की थी? तो सर्वप्रथम सेंसरशिप जो हमारे लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जी हाँ, फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो हमारे लॉर्ड मैकाले। जी हाँ, जो कि बहुत ही आधुनिक शिक्षा के जनक कहा जाता है इसको। तो अंग्रेजी शिक्षा के जनक भी इनको कहा जाता है। तो भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे मैकाले थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में देखेंगे। तो चलिए आप लोग हमारी क्लास से बने रहिए। तो 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं थी, उनके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नेहरूजी ने 1866 में लंदन में किसका गठन किया था? भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नेहरूजी ने 1866 में लंदन में किसका गठन किया था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था उन्होंने। तो 1866 में लंदन में दादा भाई नेहरूजी ने भारतीय प्रश्नों की विवेचना के लिए किसका गठन किया था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि थियोफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारत दर्शन में विश्वास करते थे, सांख्य दर्शन में। ऐसे आप लोग याद रखेंगे। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 कलकत्ता में की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में की गई थी। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो यह इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था। जी हाँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो ये हमारा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था। इसे आप लोग याद रखेंगे। 1885 में स्थापित मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक कौन थे?
सैयद अहमद खां के साथ। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम एक कुछ सूची दी गई है और उनके मिलान के वर्ष दिया गया है, ये देखते हैं। तो अखिल भारतीय महिला संघ जो है कब स्थापित हुआ था? तो 1927 में। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन कब स्थापित हुआ? तो 1925 में। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन कब आया? 1903 में आया। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कब आया था? तो 1887 में आया था। इसे आप लोग याद करें। 1887 में ही हमारा पहला जो है उत्तर प्रदेश का जो पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय तैयार हुआ था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कार्यप्रणाली और महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता न करने वाले व्यक्ति कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक जी हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया, लोकमान्य तिलक ने किया था। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया, यह कथन किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बदरुद्दीन तैयब जी जो थे हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। वही हम बात करेंगे कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहार किसने किया था? जी हाँ, अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किसने किया था कांग्रेस का? तो लॉर्ड डफरिन ने किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब अगला हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला। यहाँ से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो वहाँ पर आपका आंसर बदल जाएगा। वहाँ पर आपका आंसर सरोजनी नायडू होगा, क्योंकि 1925 में कानपुर का अध्यक्षता इन्होंने किया था। वहीं अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो एनी बेसेंट थी, जो कि इन्होंने ही प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो इसे आप लोग याद करेंगे। 1917 में शायद उन्होंने इसका अध्यक्षता किया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो मुंबई में आयोजित किया गया था 1885 में, ग्वालियर टैंक मैदान में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? ए.ओ. ह्यूम बने थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, जो कि ब्रिटिश थे। इसे आप लोग जानते होंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन रहे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। जी हाँ, लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। हमने देख लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 महासचिव कौन था? जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और वहीं महासचिव की बात करेंगे तो ए.ओ. ह्यूम थे। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में पहले महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। और अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि भारत के कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। जी हाँ, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो ये अमृतसर अधिवेशन 1919 था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बने रहेगा? तो यह उन्होंने कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। जी हाँ, कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार नियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो इसने लखनऊ अधिवेशन 1936 में। जी हाँ, लखनऊ अधिवेशन 1936 में इसे अस्वीकार कर दिया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में इसकी सहायता करूं। यह घोषणा किसने की थी? तो इससे करजन ने किया था। जी हाँ, क्योंकि 1905 में इसने बंगाल का विभाजन किया था। वही करजन ने यहाँ पर कांग्रेस के गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में इसकी सहायता करूँ, यह कथन हमारे लॉर्ड करजन का था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो एस.सी. बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जी हाँ, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में किसने नामित किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नामित किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे।
अगला देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूले था। जी हाँ, 1888 में यह जो है बना था। 1888 में जॉर्ज यूले जो है बना था। 1887 में हमारे जो है पहले मुस्लिम जो अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 में यह बने थे और 1888 में पहला अंग्रेज जो है जॉर्ज यूले बना था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया कहाँ संपन्न हुआ था, तो बेलगांव में संपन्न हुआ था 1924 में। जी हाँ, 1924 में यह बेलगांव में अधिवेशन हुआ था। वहीं 1925 में सरोजनी नायडू के द्वारा कानपुर में अधिवेशन किया गया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थीं। अगला देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो JV कृपलानी ने की थी। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 के मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो JV कृपलानी ने की थी। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे, तो यह 2 बार चुने गए थे, 1909 में और 1918 में। मदन मोहन मालवीय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुनेंगे, 2 बार, 1909 और 1918। तो यहाँ 9 दूनी 18, इसका जस्ट डबल कर देना है 9 से 18। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनसे संबंधित अधिवेशन स्थल हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि डॉक्टर M.A. अंसारी, जी हाँ, इन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला देखेंगे पुरुषोत्तम दास टंडन जो है ये नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की। सरोजनी नायडू जो है कानपुर से संबंधित थे, 1925 में इन्होंने कानपुर की अध्यक्षता की थी। वही सुभाष चंद्र बोस जो है इसने हरिपुरा 1938 में, 1938 की इन्होंने अध्यक्षता की थी, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि M.A. अंसारी मद्रास की, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक की, सरोजनी नायडू कानपुर की और सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे और अगले क्लास में फिर हम कांग्रेस सूरत का विघटन और क्रांतिकारी आंदोलन, साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण आदि के बारे में चर्चा करेंगे और मुस्लिम लीग की कार्यप्रणाली आदि के बारे में भी देखेंगे। तो आज की क्लास को हम ब्रेक करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। यहाँ से आपकी GK GS की जितनी भी तैयारी है यहाँ इस चैनल पर आपको कराई जा रही है। हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी टॉपिक वाइज की वीडियो देख सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो जिससे आपके सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस सीट रैपिड फायर के माध्यम से प्रैक्टिस सीरीज़ भी आपको अपलोड कराई जा रही है। तो आप यहाँ से पहले थ्योरी सेगमेंट में पढ़िए 3 से 4 वीडियो, उसके बाद फिर जितने भी MCQ के PYQ पूछे गए हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और सभी जितने भी हम यहाँ पर हम ऑनलाइन MCQ करा रहे हैं सब आयोग के सवाल है और यहाँ से आपकी तैयारी एकदम मजबूत हो सकती है। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए आप लोग। नमस्कार, जय हिंद।